दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन गुजरात में 2 दिन का कल संपन्न हुआ और साबरमती के तट पर कल जिस तरह से पूरी कांग्रेस इकट्ठी थी और जिस तरह के वहां पे प्रस्ताव पारित हुए, बड़ा स्पष्ट उन्होंने संकेत दिया भारतीय राजनीति के अंदर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, इसको लेकर बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कल अपना नजरिया पेश किया। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दूसरे जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी बात वहां पर मंच पर रखी। और उससे तो स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने जिस आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ने का फैसला किया है, उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो जोश भरा ही है, साथ ही जो स्पष्ट नजर रहता कांग्रेस पार्टी का भविष्य के लिए जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया था, उसको अभी बखूबी उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। और तमाम तरह के वहां पे प्रस्ताव पारित हुए और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, जिस तरह से डीसीसी प्रेसिडेंट्स को तमाम तरह की उन्होंने ताकत देने की बात कही है, उससे यह तो संकेत स्पष्ट है कि अब कांग्रेस जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है, उसको बड़ी तवज्जो देने जा रही है, उससे बड़ी मजबूती देने जा रही है। और आखिरकार सरदार पटेल और महात्मा गांधी की जो जन्मभूमि है गुजरात, उसमें इस अधिवेशन का क्या महत्व है और उसके राजनीतिक मायने किस तरह से हैं, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं और आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव है, गुजरात को लेकर जो उनके दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको 2 दिन की जो कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजरात के अंदर हुई है और आखिरकार गुजरात ही क्यों चुना और साबरमती के तट पर जिस तरह से कल पूरा उन्होंने प्रस्ताव पारित किए, तमाम तरह की उन्होंने रूपरेखा अपनी प्रस्तुत की, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की योजनाएं क्या हैं और किस तरह से आरएसएस बीजेपी ने हमला बोला है, वह भी बड़ा प्रमुख रूप से इसमें सुर्खियां बटोर रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा हो चाहे धार्मिक उन्माद का मुद्दा हो, सांप्रदायिक उन्माद का मुद्दा हो, तमाम तरह की बातें उन्होंने मंच के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने रखी। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह का संचार कर पाएगा और जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने वर्तमान दौर में है, उसे वह कैसे निपटेगी या उन्होंने बखूबी उस अधिवेशन का उपयोग उससे एड्रेस करने में किया, क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस 2014 के बाद से लगातार अपने ही अंतर्द्वंद में जूझ रही है और लगातार चुनाव में हारना, कुछ सीटों, कुछ राज्यों को आप अगर जोड़ दीजिए तो जो उसका चुनावी, अगर आप कहिए कि जो इनका स्ट्राइक रेट है वो बहुत नीचे जा रहा है। इसके पीछे देखिए वजह जो थी इस अधिवेशन में, उन्हीं वजहों को, चूंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे तैयार हो रही है। ये भी आप जोड़िए राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको, उसके बाद कांग्रेस में जिसे कहते हैं ना जान आनी, जैसे डेड कोई शरीर पड़ा रहे उसमें जान आए, सांस चलने लगे। तो कांग्रेस 2019 से पहले, या आप कहिए यात्रा से पहले, वेंटिलेटर पे आ गई थी। और वेंटिलेटर पे आने का कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं है। उसमें कांग्रेस के जो नेता थे राज्यवार, वो सब जो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष बने, मैक्सिमम में उसमें ये था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव में रहते थे। बीजेपी ने स्ट्रेटजी, कहिए आप, बट वैसे कोई भी पार्टी रहती है वो सत्ता में आने के लिए ही जनता के बीच में जाती है और उसकी चाहत रहती है कि हमारी सरकार बने। ऐसा नहीं रहता कि वो विपक्ष में बैठने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन इन लोगों ने, बीजेपी में ये हुआ कि चाहे महाराष्ट्र देखिए आप, चाहे आप बिहार देखिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देखिए, चाहे आप कहीं पे भी देखिए, ज्यादातर में जहां जहां अगर बीजेपी की सरकार बनी, और आज बहुत ज्यादा सरकारें हैं, और 14 के बाद इन लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है बनस्पत कांग्रेस, इन लोगों ने उन अध्यक्षों को भी अपने ग्रिप पे लेना शुरू किया। अगर आप इसमें गंभीरता से, एक अलग विषय है कि हम लोग इस पे 1 घंटे की बहस कर सकते हैं। अगर राज्यवार आप देखें, कांग्रेस के लीडर्स जो, जैसे राहुल गांधी की जो अपनी सोच थी, राहुल गांधी ने इस चीज को समझा और ये समझ में आया जब हरियाणा के चुनाव थे। हरियाणा के चुनाव में, राजस्थान में उनको मुंह की खानी पड़ी, राजस्थान में चीजें हुई और वो सरकार हाथ से चली गई। उसके बाद इन्होंने हरियाणा में जो अंतरकलह था, वो अंतरकलह खुल के सामने आया। फिर दिल्ली में आए, दिल्ली में भी इनको बहुत शून्य था, शून्य पे ही रह गए। हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ा, 2 लाख के आसपास वोट बढ़ा इनका।
तो राहुल गांधी ने देखा कि जब हमें इतनी अच्छी सफलता, आप उसे बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सफलता कांग्रेस को मिली, उसमें तकरीबन तकरीबन 25 सीटें ऐसी थी लोकसभा की, जहां पे कांग्रेस और उनके सहयोगी अगर किस्मत अच्छी रहती तो शायद ये सरकार फिर बनती भी ना, एनडीए की। वो गलतियां क्या रही उनको समझना, फिर पार्टी के अंदर जो चल रहा है, सबसे बड़ा देखिए संगठन होता है। संगठन आपका मजबूत नहीं है तो आप ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना आप अब किसी पार्टी को चला सकते हैं। एकला चलो रे के अगर जो समर्थक है, ऐसे लोगों को जब आप पार्टी में कोई पद दे देंगे तो वही होगा जैसे बिहार में हुआ। अखिलेश सिंह ने अपने जानने वाले 17 लोगों को जिला अध्यक्ष बना रखा था। ये सारी सूचनाएं हर जगह से मिल रही थी राहुल गांधी को, और अहमदाबाद को चूज करना और साबरमती का तट जो है, वो साबरमती का तट उन्होंने चूज किया इसलिए कि बीजेपी के जो जिसे कहते हैं जो हमारे पुराने बड़े आजादी के टाइम के जितने नेता थे, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे सरदार पटेल हो, तो इन लोगों को कैप्चर करना पार्टियों ने शुरू कर दिया था अब से करीब 25 साल 30 साल पहले से। आज की डेट में पटेल को लेकर बीजेपी बड़ी हमलावर रहती है, पटेल को अपना मानती है, जबकि वो पटेल कभी बीजेपी में रहे भी नहीं। और पटेल ऐसे आदमी थे जिन्होंने बाकायदा जनसंघ को और इन सबको एक घुट्टी भी पिला दी थी, बैन कर दिया था इंडिया से। बावजूद उसके पटेल का ये बहुत ज्यादा उनको पटेल की उन्होंने एक आदम क्या कहिए उसको, बहुत बड़ी मूर्ति है और उसको प्रधानमंत्री से लेके सारे नेता उनको अपना आइडियल मानते हैं। और इस बात में भी हमलावर रहते हैं कि नेहरू प्रधानमंत्री न बनते अगर पटेल को गांधी जी कह देते कि तुम बनो, जबकि चुनाव हुआ था, सब चीजें अलग अलग चल रही हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी बार अपनी कमियों को देखने के लिए अपने संगठन को, जिसे कहते हैं ना एक गाड़ी होती है जब आपका 20,000 किलोमीटर चल चुकी होती है तो एक ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है। उन गाड़ियों में 10,000 होती है, किसी में 12,000 होती है। यहां पे गाड़ी आपकी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और इंजन अब बैठने वाला था, इसके बाद इंजन आप क्या ठीक करेंगे? तो जाहिर बात है उसकी ओवरहॉलिंग के लिए ये पूरी कवायद हुई, अधिवेशन जो हुआ इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, लोगों ने खुल के अपनी पीड़ा रखी, सलाह दी और सारी चीजें हुई है और वरिष्ठ नेताओं ने सुना भी है। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने इसको अवॉइड किया हो। तो गंभीरता से सुनना और उस पर फॉलो करना। देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, यहाँ पे इस वक्त इनके जो सीडब्ल्यूसी है उसमें बमुश्किल 1.5 दर्जन नेता ऐसे हैं जो 50 साल के कम के, सारे बुजुर्ग नेता हैं। आज भी मैं कहूंगा आज भी है ऐसे। अब राहुल गांधी ने जैसे बिहार में युवाओं को का मुद्दा उठाया है। बेरोजगारी किसके लिए होती है? बुजुर्ग के लिए तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो युवा होते हैं ना। आप जब यंग होते हैं तो नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत आपको होती है। अगर 15 साल आपके 35-40 साल बीत जाते हैं और अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होती है। तो अब जो क्षेत्रीय स्तर के जैसे बिहार का है भाई, राहुल गांधी बेरोजगारी महंगाई तो पूरे देश की प्रॉब्लम है, उसको लेते हुए इन्होंने देखा कि जब हम लोकसभा में जो हमारा प्रदर्शन है वो डबल हो गए, ये लोग डबल से भी ज्यादा हुए, तो उन्होंने देखा कि हमने संविधान की रक्षा के लिए, भाई संविधान की किताब उठा के वो आ रहे थे और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, खासकर दलित, ओबीसी और इस टाइप के जितने भी हैं अल्पसंख्यक, इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। ये कहिए आप इंडिया गठबंधन का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पे जो जीती थी उसका रेशियो तो गिरा ही था, लेकिन इंडिया गठबंधन में जब से आई तब से उसका बढ़ गया। और उधर सरकार की भी अपनी एक छवि होती है, मोदी जी हो चाहे उनके अपने वादे, उनका अपना कहना। कई लोगों ने ऐसा कहा कि संविधान बदल देंगे, तो संविधान पे तो उनको जो मिलना था वो मिल गया। अब आज की बात है, अब वो अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं मोड में, तो आज की डेट में राहुल गांधी ने एक चीज समझी कि हमको जातिगत जनगणना का जो विषय है, वो देश में 62-63% ऐसे लोग हैं जो इस वर्ग से आते हैं। अगर दलित है, ओबीसी है, आपको जब जातिगत जनगणना करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सी जाति कहां पे बैठी है, और उसके बारे में सोचने के लिए जैसे आप हमारे यहाँ घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, हर चीज का सर्वे होता है। देश के पास सारे रिकॉर्ड है, लेकिन शेरों तक का होता है, हाथियों का होता है।
लेकिन आप अगर जातिगत जनगणना की बात करें, आप जनसंख्या की बात करें, तो हमारे 11 में जो हुआ था वही हुआ था, आर्थिक सर्वे जो हुआ था। 11 के बाद आज कितना पानी बह चुका है और कितने साल बीत चुके हैं। तो 25 आप बताइए 2025 में हम बैठे हुए हैं, हर 10 साल पे होनी चाहिए जनगणना, और आर्थिक उसमें सर्वेक्षण भी होना चाहिए कि कौन लोग किस सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है। तो ये विषय राहुल गांधी को लगा कि ये जनता के बीच का है, और हम जिस वर्ग ओबीसी को लेकर, दलित को लेके इन्होंने संविधान में छेड़छाड़ की बात की, और आज जातिगत जनगणना में भी वही लोग आ रहे हैं, वही वर्ग आ रहा है, इसमें अल्पसंख्यक भी है। और वक्फ कानून लीजिए, चाहे आप जो केंद्र सरकार द्वारा जितने भी पारित किए जा रहे हैं, उसमें कानूनों में कांग्रेस हमेशा एक जो आप कहिए कि क्वेश्चन मार्क लगाती है, वो क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गए। तो पब्लिक भी देखती है ना कि आखिरकार हमारा नेता जो हम जिस पार्टी को है वो क्या मुद्दे उठा रहा है। तो राहुल गांधी ने इस चीज की न समझी, और संगठन की ओवरहॉलिंग उन्होंने शुरू कर दी है। इसी के तर्ज पे बिहार में सभी नेता जितने जिले हैं उनमें आप राहुल गांधी ने जिलाध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके आप प्रभारी से लेके सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये चीजें, और साथ में किन किन विषयों पे हमको आगे चुनाव में जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है, तो कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई जो हरियाणा में लड़ती थी, जो दिल्ली में लड़ती थी, और जो राजस्थान में लड़ी थी। वो अंतर कला अब नहीं चाहती कांग्रेस, चाहती है जो भी रहे, या तो उनको बाहर, जो स्लीपर सेल की बात उठी, स्लीपर सेल में कई सारे ऐसे नेता हैं, दर्जनों नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से बीजेपी के प्रभाव में रहते हैं, उनसे अपने काम कराते हैं पर्सनल। जनता के काम भले ही ना करा पाए, कई राज्यों में ऐसे हैं, और हमारे दर्शक भी जानते होंगे, अक्सर ऐसे आरोप भी लगते हैं। तो इन चीजों को लेके जो आत्ममंथन हुआ है, इसमें जरूर अब जो लगता है कि राहुल गांधी इस मंथन के बाद अमृत निकालने, यानी राज्यों में सरकार, राज्यों में तरीके से चुनाव लड़ना, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना। जहां कभी कांग्रेस की अपनी सरकार हुआ करती थी अपने दम पे, आज उनको क्यों जरूरत पड़ रही है सहयोगियों की, क्योंकि लगातार कमजोर हुए हैं, कुछ अपनी नीतियों के कारण, कुछ अपने नेताओं के कारण, और कुछ अपने फैसलों के कारण। तो उन चीजों पे आप पिछला धुआं धो तो सकते नहीं है, लेकिन उनसे आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो यही इस अधिवेशन का सार था, जो राहुल गांधी और खड़गे, सोनिया गांधी हो, उन लोगों ने आपस में बैठ के इस चीज को, जो संसदीय दल है, उन्होंने बहुत बखूबी इसको आगे बढ़ाया है। और अब इसी लाइन पे, इसी ट्रैक पे, ट्रैक तैयार है, ट्रेन तैयार है, सब कुछ तैयार है, इंजन में पेट्रोल भर दिया है, अब ये गाड़ी अगले स्टेशन के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। कितनी सफलता मिलेगी ये हम आप देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो भविष्य बताएगा कि सफलता कितनी मिलती है इन प्रयासों को, अगर वो जो निचले का उनका कार्यकर्ता, ग्रास रूट कार्यकर्ता है, उसे वास्तव में वो एक्टिवेट कर सके। लेकिन साथ ही जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो मतलब वरिष्ठ हो चुके हैं, काफी उनकी उम्र भी हो चुकी है और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वे आसीन है, ऐसे में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कि जो काम करना नहीं चाहता रिटायर हो जाए या पीछे बैठ जाए, तो जिस तरह से उन लोगों का सीधा सीधा संकेत था उन नेताओं को लेकर, जो चाहते तो बड़ी भूमिका है लेकिन उस तरह से वह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से काम करने की उनके अंदर जो गतिशीलता होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, उससे वे कहीं ना कहीं कन्नी काटते हैं। तो खड़गे साहब ने जो पूरा एक भाषण के दौरान जो स्पष्ट संकेत उन नेताओं को दिया या उन कार्यकर्ताओं को दिया जो बड़ी भूमिका चाहते हैं लेकिन काम करने में कहीं ना कहीं कन्नी काटते हैं, तो उसके क्या संकेत है, उसके क्या मायने हैं, क्या उसका बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी के अंदर गया है और उसका क्या प्रभाव पार्टी के संगठन पे किस तरह से दिखाई देगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, होता यह है कि कोई भी पार्टी होती है, कोई भी, वो अपने नेताओं का काम पे ही उनको पद देती है। दिक्कत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब इन्होंने कमान संभाली पार्टी की, उसके 10 महीने बाद उन्होंने सीडब्ल्यूसी की घोषणा की थी, जिसमें 84 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें 39 सदस्य, 32 अस्थायी सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ये पहले की बात है, 2023 की। लेकिन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी में ये नहीं देखा कि बुजुर्ग नेता कितने हैं और युवा कितने हैं, उन्होंने युवाओं को कतई नजरअंदाज किया। देखिए, कमियां भी होती हैं तभी हार मिलती है। एक तो होगा जो जैसे वोटर और सारी संस्थाओं पे कब्जा, वो एक अलग इशू है।
उसमें आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे उस दौरान सबसे जो अब तो हमारे बीच में नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री 90 साल के थे मनमोहन सिंह। 81 साल के 2000 में जब ये चीजें हुई तो इन्होंने 2023 में तब 81 साल के थे मल्लिकार्जुन खड़गे। 50% युवा, उन्होंने कहा कि उस बैठक में कहा गया कि 50% 50 साल के कम उम्र को रखेंगे। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी, उम्र के हिसाब से 84 सदस्यों की फेहरिस्त में 1.5 दर्जन ऐसे मात्र नेता हैं जिन्हें टीम में जगह मिली, और 70 प्लस नेताओं की भरमार है। ये चीज भी आप देखिए, एक उम्र होती है, जोश होता है, एक जज्बा होता है, सड़क पे उतरने के लिए बुजुर्ग 70 साल के ऊपर वाले 10 बार सोचेंगे, युवा बिना सोचते ही कूद कूद जाता है। 50 साल के उम्र के करीब 68 नेता है, 68, और 70 साल के नेताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। तो ऐसे में इन लोगों के साथ में कैसे आप कांग्रेस को, पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आज भी कांग्रेस के लिए ही है, लेकिन जिस तरह से युवाओं का बिहार में मुद्दा उठा है, जिस तरह के जो लोगों को उन्होंने डाला है, जैसे बिहार में आप देखिए कन्हैया कुमार है, कृष्णा अल्लावरू है, राजेश राम है, ये लोग अभी युवा हैं, इनको आप 50 के अंदर ही मानिए। तो ऐसे लोगों को तवज्जो देना कांग्रेस के लिए एक उपलब्धि हो सकती है। कांग्रेस के अंदर अंडर जो 50 का एक कॉन्सेप्ट आया था 2024 में, वो 23 में फेल हो गया। उसको आप फेल मानिए। जब फेल मानेंगे तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उसका असर पार्टी की चुनाव पे पड़ेगा, पार्टी के अंदर कार्यशैली पे पड़ेगा। भाई बुजुर्ग नेता पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, युवा नेताओं की भरमार है पार्टी में। लोकसभा चुनाव से पहले अगर युवाओं को जगह अगर दी जाती तो शायद ये कांग्रेस के इंटरनल है कि अच्छी कुछ सफलता मिलती। अब यहाँ पे जो 50 साल के कम उम्र के लोग हैं जिनको आप अच्छा दे सकते थे, उसमें जो शामिल किए गए उसमें सचिन पायलट है, 46 ईयर्स के हैं, गौरव गोगोई है 43 ईयर्स के हैं, कमलेश्वर पटेल है वो 49 ईयर्स के हैं। इसी तरह सीडब्ल्यूसी की जो स्थायी आमंत्रित है कन्हैया कुमार 36 साल के हैं, दीपेंद्र हुड्डा 45 साल के हैं, मणिकम टैगोर है वो 48 ईयर्स के हैं, देवेंद्र यादव 50 साल के हैं, मीनाक्षी नटराजन भी 50 साल की है, और साथ ही नए युवाओं में नीरज कुंदन है जो NSWI के अध्यक्ष है, वो 33 साल के हैं, और उनकी सुशील कुमार शिंदे की जो बेटी है वो परिणीति शिंदे, वो 42 ईयर्स की है, सुप्रिया सिंह 46 साल की है, अलका लांबा 47 साल की है, नेटा डिसूजा 48 साल के हैं, यशोमती ठाकुर 49 ईयर्स की है, जबकि इसके अलावा CWC के बाकी 68 जितने भी सदस्य हैं वो 68 साल के ऊपर है। तो अब आपको इसके बाद आप दर्शक भी जान लेंगे कि फिर कांग्रेस की स्थिति क्या है। भाई यही आत्मचिंतन है कि आप युवाओं को पार्टी में अगर नहीं जोड़ेंगे, अगला 68 साल के उम्र में हमारे यहाँ बुजुर्ग हो जाते हैं, आपके पिताजी काम करना बंद कर देंगे, वो खेत में चले जाएंगे, बाहर वॉकिंग करेंगे, लेकिन काम 68 साल में बंद हो जाता है। ये सच्चाई है, इससे हम आप मना नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति में क्या है कि कितने साल का हो जाए उसकी जो इच्छाएं हैं पद की या सत्ता की वो कभी समाप्त नहीं होती है। उसमें लगातार वह लगा रहता है। प्रशांत जी, आप इच्छाओं पे जाएंगे कि पार्टी के कार्यों पे जाएंगे? इच्छाएं तो आदमी की मरते दम तक, आखिरी में जब आदमी प्राण निकल रहे होते हैं तो भी इच्छाएं बची रहती है कि मैं अगर किसी से पूछा, समस्या ये होती है कि पार्टी को पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए। आप किसी युवा को, आप बिहार में देखिए, बिहार में भूचाल ला रखा है इसने। बीजेपी वाले और नीतीश कुमार, JDU तो हिली ही हुई है, साथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को लोग सीरियस ले रहे हैं, और उनसे ज्यादा RJD जो उनके साथ में, उनको भी खतरा है। उनको खतरा इस बात का है कि अगर ये आदमी, भाई कोई भी नेता रहता है वो आज की तो बात करता ही करता है, साथ में भविष्य भी देखता है। आने वाले भविष्य में अगर कन्हैया कुमार इसी तरह आगे चलते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी नहीं होंगे?
अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो कौन सा ऐसा नाम होगा जो कांग्रेस कहे कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? उसमें आपको दो ही नाम मिलेंगे, या तो राजेश राम या फिर आपको मिलेंगे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को लॉन्च कराना राहुल गांधी ने सोच समझ के किया हुआ एक निर्णय है। भले ही वो 2 चुनाव हारे, लेकिन जनाधार तो है। ऐसा बोलने वाला नेता आपके पास और दूसरा है कौन? मास अपील तो है, कन्हैया कुमार लोग सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए आते हैं। मास अपील तो है कन्हैया कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ठीक है, उसके ऊपर जो आरोप लगे, जो आरोप लगते हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, इट डजंट मैटर। उसका तो कोर्ट करेगी, जनता करेगी। लेकिन वही जनता उनको चुनाव में 3 लाख 4 लाख वोट दिल्ली में दी थी, वही बिहार में भी दी थी। लड़े तो थे, ठीक है, 2 लाख से आ रहे, 3 लाख से, डजंट मैटर। लेकिन आपके पास एक जनाधार वाला नेता तो है, वाकपटु है, सवाल का जवाब बहुत तरीके से और जिस तरह से सवाल पूछा जाता है उसी तरह से देता है। ऐसे दूसरा नेता बताइए। सुप्रिया श्रीनेत है, ये सब, ये जो सेकंड लाइन के जो आपकी लीडरशिप चल रही है, उनको फर्स्ट लाइन में आप कब डालेंगे? जब आपके बड़े नेता आप चाहते हैं कि वो जब उनकी जब अंतिम यात्रा निकले तभी आप उनको करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको सेकंड लेवल आपको तैयार करना पड़ता है, और उनके रहते आप, बीजेपी ने तो मार्गदर्शक मंडल का एक नाम दे दिया। आपके यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है, और जब जिसको चाहते हैं मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं 75 पूरा होते ही। तो आपके पास क्या है? आप 75-80 तक होते रहेंगे। उससे लोगों में उदासीनता आ जाती है। जो कांग्रेस के समर्थक भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीठ पीछे, पर्दे के पीछे कहने लगते हैं कि यार ये क्या है, हम तो अच्छा मुकुल चाहते जी, हैं। जी। अच्छा मुकुल, जो बात है जैसा आपने कही कि एक उम्र के बाद तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियां दूसरे को, युवा को देनी चाहिए। अच्छा, जो डीसीसी प्रेसिडेंट को ताकत देने का काम की बात जो कही जा रही है कि डीसीसी प्रेसिडेंट की भूमिका होगी टिकट वितरण के अंदर, लेकिन एक समस्या ये हो सकता है डीसीसी प्रेसिडेंट भी खेमेबंदी में उलझ सकता है, अपनी पसंद के व्यक्ति को वो उसकी पैरवी कर सकता है पार्टी हित से ऊपर जाकर। तो ये भी जो चुनौती है या जो भी खतरा है डीसीसी प्रेसिडेंट को लेकर भी, तमाम बातें निश्चित रूप से ग्रासरूट की कार्यकर्ता को ताकत देनी चाहिए। लेकिन क्या स्क्रीनिंग कमेटियां, स्क्रीनिंग इस तरह से हो, स्टेप बाय स्टेप हो, जिससे कोई भी अपने पार्टी हित से की जगह अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता ना दे, चाहे वो डीसीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे मंडल का प्रेसिडेंट हो, या प्रदेश का हो, या महासचिव हो, प्रभारी हो। तो जो तमाम तरह की जो पूरा सिस्टम है संगठन के अंदर, उसमें ऐसा स्कैनिंग सिस्टम पार्टी बनाए जिसमें कोई भी अपने पसंदीदा व्यक्ति को ना टिकट दिलवा पाए, बल्कि पार्टी हित में जो बेस्ट ऑप्शन हो उसको, उसी की पैरवी की जाए। उस पर किस तरह से आप देखते हैं पूरे इस विषय को? देखिए, पार्टी का हित और पार्टी के जो लीडर्स रहते हैं, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के जो जिसे कहते हैं विचारधारा रहती है पार्टी की, जो उनके इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनको फॉलो करते हैं। वही हर पार्टी का नियम है। बीजेपी का आप देखिए तो उनका अलग है, कांग्रेस का अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने 2019 के बाद बहुत उतार देखे हैं, चढ़ाव तो हम नहीं कहेंगे, उतार देखे हैं। उनकी हिमाचल में बनी, उनका उनकी आपका तेलंगाना में बनी, उनकी आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक में बनी सरकार। तो कर्नाटक और इन सब में 3 राज्यों में अगर सरकार है उनकी, तो जाहिर बात है कि ये लोग ये समझ चुके हैं कि अगर आप क्षेत्रीय मुद्दों को उठा के, और आपका जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है उस पर आप विश्वास करिए, उनमें कन्फ्लिक्ट ना आने दीजिए। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो आपको नुकसान होगा। तो जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में जिस तरह के दोनों आपस में भिड़ गए, और टिकट वितरण को लेके जिस तरह का बवाल हुआ, हर आदमी अपना टिकट चाहता था, ये हम लोगों से छुपा नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि इन राज्य स्तरीय नेताओं की जो भिड़ंत है उसको रोकने के लिए आप जिलावार आप दीजिए। जिला अध्यक्ष जब मजबूत होगा तो जाहिर बात है उसको पावर आएगी, तो वो मेहनत से काम करेगा। आप खुद बताइए कि आपको सारी पावर जिले की दे दी जाए और उसके बाद आपकी सुनी भी ना जाए टिकट वितरण के टाइम, आखिरकार ये क्या होता है? मेला ही तो होता है आपका, ये त्योहार होता है। हर पार्टी का इलेक्शन एक त्योहार होता है, त्योहार को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। हार जीत अलग होती है, वो भी एक आपका माना जाता है। लेकिन अगर आप जिला अध्यक्ष हैं और आपने अगर 5 नाम भेजे, 5 के 5 नाम अगर राज्य स्तरीय टीम काट देती है और अपने 5 नाम दे देती है, तो आपके लोग आपको क्या सोचेंगे? इस बात का जवाब दीजिए। ये बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है।
कांग्रेस ने, आप देखिए 2014 के बाद कांग्रेस के नेता घर बैठ गए। बुजुर्गों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो लोग सिवाय ट्विटर के और सिवाय स्टेटमेंट के अलावा आपने कोई बड़ा प्रदर्शन देखा है? और जब प्रदर्शन होता है तो युवा युवा आते हैं उनके। आप कोई भी प्रदर्शन यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, अगर आप उठाइए तो जब युवा ही सड़क पे निकल रहे हैं तो इनका, आप उनको फिर वही बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी चल रही थी, आप उनको गाइडेंस के लिए रखिए, लेकिन अगर सड़क पे आप उतार रहे हैं तो आप फिर युवाओं को ही नेतृत्व दीजिए। जो काम पहली बार बिहार में हुआ है, बीजेपी भी फूक फूक के कदम रखती है, बीजेपी इसका पूरा तोड़ जानती है। उसके पास 70% 80% ऐसे युवा है, भले सनातनी धर्म से लेके हिंदू मुस्लिम से लेके कैसे भी उसने तैयार किए, लेकिन एक पार्टी वाइज स्ट्रेटजी तो है उसके पास। वो नेताओं को वो किनारे कर देती है जो 75 के पार होते हैं, 75 टच करते ही। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी तो उसी, अगर राजनीति में रहना है तो आप कब तक बुजुर्गों को ढोते रहेंगे? और अगर आप ढोते रहेंगे तो पार्टी का हश्र यही होगा। इन्हीं सब चीजों पे ध्यान रखते हुए राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो चाहे खड़गे, इन लोगों ने इस चीज को सोचा है। सोचने के बाद ही बिहार में इतना बड़ा उठापटक हुआ है। जो 2 महीने से 3 महीने से हम लोग जो देख रहे हैं कि वो चीजें एकदम बिल्कुल उनको अप्रत्याशित नतीजे मिल रहे हैं। राहुल गांधी 3 बार जा चुके बिहार, यात्रा में शामिल हुए, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी भले ही सिक्योरिटी उनके पास जेट जेट की हो, लेकिन जेट प्लस की है शायद, तो जो भी उनके पास सिक्योरिटी है, और वो लेने के बाद वो पब्लिक से बाकायदा हाथ मिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक 1-to-1 कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि मंच पे खड़े हो गए भाषण दे दिया। वो चीजें लोगों को टच करती हैं, वो चीजें। अब सफलता क्या मिलती है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, मगर एक होता है कि आप मेहनत ही ना करिए और रिजल्ट का आप सोचिए हमारे फेवर में आ जाए, तो वो संभव नहीं है। मेहनत तो चाहे बीजेपी को हो चाहे समाजवादी पार्टी को, सभी चलिए बढ़िया। नेताओं को सड़क पे उतरना पड़ता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आते हैं और साथ ही जो पूरा नैरेटिव है पूरी राजनीति का इस समय, जिस तरह से बीजेपी नैरेटिव गढ़ती है, राहुल गांधी के खिलाफ तमाम तरह के प्रचार उनकी तरफ से रहे हैं। ऐसे गुजरात को चुनना और साबरमती, अहमदाबाद के अंदर जिस तरह कांग्रेस ने इन 2 दिन के अधिवेशन के अंदर अपनी एक्टिविटी दिखाई है, तो गुजरात में जो नैरेटिव गढ़ा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी का, जब मुख्यमंत्री थे, कि गुजरात मॉडल की उन्होंने पूरी लॉन्चिंग थी पूरे देश के अंदर, उसका बड़ा बेनिफिट उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मिला। तो ऐसे उस नैरेटिव का तोड़ निकालने के लिए गुजरात चुना गया, और साथ ही जो राष्ट्रवाद का मुद्दे जिस पे उन्होंने, राहुल गांधी ने हमला बोला है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद बांटने का है, हमारा राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने का है। उन्होंने तमाम तरीके की नीतियों की आलोचना की, मुखरता के साथ आलोचना की। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया गया है, इसमें जो लाया बीजेपी सरकार के द्वारा, क्या है भी एक बड़ा अवसर कांग्रेस को दे गया? जो अल्पसंख्यक समुदाय है या दलित समुदाय है, उनको जिस तरह से कांग्रेस एड्रेस कर रही है, राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं, क्या उन्हें पूरा, अगर पूरे इसके विषय को देखें, चाहे नैरेटिव गढ़ने की बात हो, उसमें कहीं कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या सफलता मिल सकती है उसे? देखिए, जो सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है, उसकी रिपोर्ट जो कहती है कि 2024 में 1-1, 2-2% हर लगभग वर्ग में बीजेपी को नुकसान, वो आप किसी का भी ले लीजिए, 1 से 2% तक नुकसान हुआ। 1-2% बहुत होता है, 1-2% बहुत होता है। अगर आप राष्ट्रीय उस पे राजनीति पे बात करिए और वोटर पे बात करिए तो 1-2% पे बहुत कुछ सीटें इधर उधर हो जाती है। तो बीजेपी ने भी इस चीज को समझ लिया है कि ये हमें नुकसानदायक हुआ है। और जो अभी कानून आया है इसमें तो एक तरफा हो गया है। आप ये देखिए कि कई ऐसे दल थे, बीजेपी ने अपना काम करा, बखूबी किया, इसके लिए हम लोग को तारीफ करनी चाहिए कि अगर आप सत्ता में हैं और आपको अपना बिल पास कराना है तो आप साम दाम दंड भेद लगा के अपना बिल पास कराएंगे ताकि आपकी बाद में किरकिरी ना हो एज ए पार्टी। लेकिन इसी के साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि अपने सहयोगियों जो कभी सो कॉल्ड सेकुलर थे, आज उसका क्या हाल है। आप रालोद की बात करिए, यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा इस्तीफे हो गए। आप जेडीयू की बात करिए, इस्तीफे हो गए। आप ऐसे उनके जो हम में है, और जो ऐसे लोग जो अन्य प्रदेशों में भी सेकुलर अपने आप को कहते थे, वो उनके यहाँ कितने इस्तीफे हुए, ये भी एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है कि मुसलमानों ने ये जान लिया कि ये पार्टी जिनको हम विश्वास कर रहे थे, ये वक्त मुद्दे पे हमारे साथ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 3 सीटें ऐसी थी, 4, जहां पे जाट और मुस्लिम जाट जो होते हैं उन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था और आलोक ने जीता। अब क्या होगा आगे?
अगर उसमें से एक पार्ट कट जाता है, वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव के सामने अगर नीतीश कुमार अपना खड़े होते हैं और कांग्रेस अपना खड़ा करती है, तो उस वक्त जो नीतीश के साथ मुस्लिम थे, नो डाउट नीतीश ने काम किया है मुसलमानों के लिए, कई स्कीमें लाई है, लेकिन इस बिल को आने के बाद वो सब धुल गया। नीतीश ये भी समझते थे कि 2020 में हमने 11 मुस्लिमों को टिकट दिया और एक भी नहीं जीता, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि सो कॉल्ड अगर मुसलमान हमको दे ही नहीं रहा वोट, हम सीट ही नहीं जीत रहे हैं, तो हम फिर क्यों इनके साथ रहे। हालांकि ऐसा किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये मेरी अपनी सोच है। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि क्या बीजेपी का जो वो वोटर था, क्या वो जेडीयू अगर लड़ती है तो जेडीयू के साथ तो है ही जाएगा, लेकिन जब वो मुस्लिम वाला पार्ट कट जाएगा तब उसका क्या रिजल्ट है, ये आंकड़ों पे भी गौर करना पड़ेगा। तो बीजेपी बिल तो पास करा ले गई, लेकिन साथ में जो उनके सहयोगी दल है उनके लिए एक खाई खोद के चली गई। अब उस खाई में वो जूझ रहे हैं कि इसको पाटा कैसे जाए। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किल तो घड़ी आएगा ही बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए कि ऐसे जो समर्थक वर्ग था उसकी जो नाराजगी कैसे दूर करेगी। और बिहार चुनाव क्योंकि बहुत ही नजदीक है, तो चुनौतियां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की तो बढ़ी गई हैं कि जो उनका समर्थक वर्ग रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें वक्त संशोधन बिल के पश्चात जो नाराजगी आई है वह कैसे दूर करेगी। और साथ ही इंडिया गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है कि वे उस नाराजगी को अपने साथ कैसे जोड़े, उसको कैसे अपने साथ, उस वर्ग को, नाराजगी जो वोट है जेडीयू का, उसको अपने साथ कैसे जोड़े। और अधिवेशन के द्वारा एआईसीसी अधिवेशन जो गुजरात में कांग्रेस का संपन्न हुआ, उसने बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा कांग्रेस के द्वारा जो तय की थी उसको सामने रखा है। और पता भी चलता है कांग्रेस कैसे अपने ग्रास रूट के वर्कर को मजबूती देने का कार्य के लिए बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रही है। और जो साथ ही बीजेपी के सामने जो जो उनका रोड मैप है, जो उनकी प्रस्ताव है, वे बताते हैं कि कांग्रेस की तैयारी आने वाले समय के लिए बड़ी मजबूती से है। और इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं आपके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे विषय को बहुत अच्छी तरह परिभाषित किया, हमारे दर्शकों के सामने रखा। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।